सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ। नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निपटारे की अचूक विधि है। ये ऐसी बहुआयामी विधि है जो सेवा की शर्तों एवं कार्य दशाओं के निर्धारण से लेकर विवादों के हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोफेसर डनलप, जॉन जे डनलप ने इस बहुआयामी विधि की उपादेयता महत्व के बारे में बताया है, स्पष्ट किया है। पहला, ये ऐसी प्रणाली है जो कर्मचारियों के कार्यस्थल का नियमन करने वाले नियमों का निर्धारण, संशोधन एवं प्रशासन करती है। दूसरा, ये वह प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करती है तथा आर्थिक बुराइयों के फैलाव को नियंत्रित करती है। तथा ये एक ऐसी विधि है जो अनुबंध की अवधि में विवादों का निपटारा करती है तथा अनुबंध समाप्ति के बाद ये निर्धारित करती है कि किसी विवाद को पर पुनः विचार किया जाता है या अथवा नहीं, अथवा कोई हड़ताल या तालाबंदी की जाती है अथवा नहीं। प्रोफेसर डनलप के विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि सामूहिक सौदेबाजी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली, प्रक्रिया तथा विधि है जो संपूर्ण औद्योगिक जगत को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को एवं राष्ट्र को लाभान्वित करती है। इन सभी दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी के महत्व लाभों की यहाँ हम विवेचना कर रहे हैं। पहला, कर्मचारियों के दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता या महत्व या लाभ। फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, कर्मचारियों के दृष्टिकोण में सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला, अच्छी कार्य दशाएँ। श्रमिक या कर्मचारी सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा अपने कार्य दशाओं में सुधार कर सकते हैं। वे कार्य के स्थान, कैंटीन, आराम कक्ष, भोजन कक्ष, शिशु गृह आदि की अच्छी व्यवस्था करवा सकते हैं। अच्छा वेतन। सामूहिक सौदेबाजी श्रमिक को दूसरा लाभ भी मिलता है कि उनको अच्छा वेतन मिलने लगता है। वे अधिक लाभों को देखकर अधिक वेतन, बोनस तथा लाभ भाग्यता की मांग कर सकते हैं। कार्य घंटों में कमी। वे सौदेबाजी के द्वारा अपनी कार्य घंटों कम करवा लेते हैं या कार्यभारों को भी कम करवा लेते हैं, अतः श्रमिकों को कम कार्य करना पड़ता है और दूसरे वेतन भी अधिक मिलता है। सामाजिक सुरक्षा। इसका लाभ ये भी है कि वे इसका सहारा लेकर सामाजिक सुरक्षा के उचित प्रावधान करवा लेते हैं। उनको भविष्य निधि, बीमा आदि की सुविधाएं मिल जाती है। प्रबंधकों की एकपक्षीय कार्रवाई पर रोक। सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा ये प्रबंधकों की एकाकी कार्रवाई के शिकार नहीं हो पाते हैं। प्रत्येक कार्रवाई पर दोनों पक्षों का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। भेदभाव एवं पक्षपात पर रोक। सामूहिक सौदेबाजी से प्रबंधकों पर कर्मचारियों, श्रमिकों के साथ भेदभाव एवं पक्षपात करने पर रोक लग जाती है। उन्हें सबके साथ समझौते के अनुरूप ही समान व्यवहार करना पड़ता है। अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना। सामूहिक सौदेबाजी का एक लाभ यह भी है कि इससे श्रमिकों एवं सेवायोजकों के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना होती है। आपसी मनमुटाव समाप्त हो जाते हैं तथा वे आपस में मिला जुला रुख अपना लेते हैं। विवादों का सहज हल। सामूहिक सौदेबाजी से औद्योगिक विवादों का हल आसानी से हो जाता है। श्रमिकों को न्यायालय के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते हैं और धन भी व्यय नहीं करना पड़ता है। सुदृढ़ श्रम संघों का विकास। सुदृढ़ श्रम संघों का विकास सामूहिक सौदेबाजी से सर्वाधिक होता है। इससे श्रमिकों को बल मिलता है। अब है प्रबंधकों के दृष्टिकोण से आवश्यकता या महत्व लाभ सामूहिक सौदेबाजी के। फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उद्योग में शांति। प्रबंधकों को सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि संपूर्ण उद्योग में शांति बनी रहती है, कोई विवाद नहीं उठता है, हड़तालों या तालाबंदी की सामान्यतः स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है। उत्पादन में वृद्धि। उद्योग में शांति बने रहने के परिणामस्वरूप कार्य निरंतर गति से चलता रहता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। कर्मचारियों का सहयोग। सामूहिक सौदेबाजी द्वारा उनकी मांगों को पूरा करके प्रबंधक कर्मचारी से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे वे संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। समस्या का स्थायी हल।
सामूहिक सौदेबाजी द्वारा औद्योगिक समस्या का स्थायी हल खोजा जा सकता है। एक बार किसी भी मामले को तय कर लेने पर आगामी कुछ वर्षों तक के लिए अधिक मांग नहीं उठाते हैं। इस प्रकार समस्या कुछ वर्षों तक तो स्थायी रूप से हल हो जाता है। पदोन्नतियाँ आदि के मामले शीघ्र निश्चित। प्रबंधक के समक्ष पदोन्नतियाँ और स्थानांतरण आदि के मामले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों पर निर्णय लेना बहुत ही कठिन होता है और इनको लेकर कई विवाद बढ़ जाते हैं, किंतु सामूहिक सौदेबाजी द्वारा इन्हें आसानी से तय किए जा सकते हैं, इनकी नीति निर्धारित की जा सकती है। इससे आपसी मनमुटाव एवं मतभेद उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। औद्योगिक प्रजातंत्र। उद्योग में औद्योगिक प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होने लगती है, जो अच्छे प्रबंध का सबूत है। श्रमिकों को संस्था में समान महत्व मिलने में से प्रबंध में कुशलता आ जाती है। अब राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्व। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। राष्ट्र में उद्योग शांति बनी रहती है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यवधान उपस्थित नहीं होता। राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादों को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे राष्ट्र समृद्धि होती है। विदेशी विनियोजकों को विनियोग करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे राष्ट्र के उद्योग विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। और सरकार को श्रम विवादों के समाधान के लिए श्रम से नियम बनाने तथा उनमें संशोधन एवं क्रियान्वयन करने के लिए अनावश्यक समय, श्रम और धन का उपयोग नहीं करना पड़ता है। देश में औद्योगिक उग्रता की समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों, प्रबंधकों एवं राष्ट्र सभी की ही दृष्टि लाभप्रद है। अतः उद्योग में सामूहिक सौदेबाजी को अपनाने की आवश्यकता है। अब है सामूहिक सौदेबाजी का वर्गीकरण या प्रारूप, क्लासिफिकेशन या फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, वह किस रूप में काम करती है। सामूहिक सौदेबाजी निम्न प्रकार की हो सकती है। एकांकी सेवा योजक से सौदेबाजी, संयंत्र स्तर पर सौदेबाजी तथा अनेक सेवा योजकों से सौदेबाजी या उद्योग स्तर पर सौदेबाजी। एकांकी सेवा योजकों से या संयंत्र स्तर पर सौदेबाजी, सिंगल एम्प्लॉयर या और प्लांट लेवल बार्गेनिंग। जब एक श्रम संघ एक ही सेवा योजक से किसी उपक्रम विशेष के लिए सौदेबाजी करता है तो वह एकांकी सेवा योजक से सौदेबाजी कहलाती है। इसी ही संयंत्र स्तर पर सौदेबाजी भी कहते हैं। इस प्रकार सौदेबाजी को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, एकांकी संयंत्र के लिए सौदेबाजी। जब एक ही सेवा योजक के कई संयंत्र या व्यवसाय की कई शाखाएं होती है तो ऐसी स्थिति में किसी संयंत्र या शाखा विशेष के लिए की गई सामूहिक सौदेबाजी को एकांकी संयंत्र सौदेबाजी कहते हैं। और अनेक संयंत्रों के लिए सौदेबाजी, जब श्रम संघ एक ही सेवा योजक से अनेक सेवा योजकों, संयंत्रों या व्यवसाय की अनेक शाखाओं के लिए सौदेबाजी करता है तो उसी अनेक संयंत्रों के लिए सौदेबाजी कहते हैं। एकांकी सेवा योजक से सौदेबाजी करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी संस्था विशेष की समस्याओं को पूर्ण रूप से हल किया जा सकता है, किंतु इसका दोष ये है कि एक ही प्रकार समस्याओं के लिए अलग अलग सौदेबाजी करनी पड़ती है। इससे एक ही उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की सेवा की शर्तों एवं कार्य दशाओं में भिन्नता आ सकती है। इतना होते हुए भी इस प्रकार की सौदेबाजी सर्वाधिक होती है। दूसरी है अनेक सेवा योजकों से या उद्योग स्तर पर सौदेबाजी, मल्टीपल एम्प्लॉयर और इंडस्ट्री लेवल बार्गेनिंग। जब कई सेवा योजकों के साथ श्रम संघों की सामूहिक सौदेबाजी होती है तो उसी अनेक सेवा योजकों से सौदेबाजी कहते हैं। कभी कभी इसी सेवा आयोजकों के संघ से सौदेबाजी भी कहते हैं। इस प्रकार की सौदेबाजी में अनेक संस्थाओं में सेवा की शर्तें एवं कार्य दशाओं के संबंध में वार्ता होती है। इस प्रकार की सौदेबाजी को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, स्थानीय सौदेबाजी। जब किसी स्थान विशेष के सेवा आयोजकों या सेवा आयोजकों के संघ के साथ श्रम संघ सामूहिक सौदेबाजी करता है तो उसी स्थानीय सौदेबाजी कहते हैं। उदाहरण के रूप में अहमदाबाद कपड़े मिलों के सेवा आयोजकों या उनका संघ वहाँ के कार्य करने वाले कर्मचारियों के संघ से सौदेबाजी करता है तो उसी स्थानीय सौदेबाजी कहते हैं। प्रांतीय सौदेबाजी। जब किसी प्रांत विशेष के सेवा आयोजक या उनके संघ से अपने श्रमिकों के संघों से सौदेबाजी करते हैं तो उसी प्रांतीय सौदेबाजी कहते हैं। उदाहरण के रूप में राजस्थान के सूती कपड़ा मिलों के सेवा आयोजक या उनके संघों तथा उनके श्रमिकों के संघों के बीच सामूहिक सौदेबाजी होती है तो उसी प्रांतीय सौदेबाजी कहते हैं। अब राष्ट्रीय या संपूर्ण उद्योग के लिए सौदेबाजी।
संपूर्ण देश के किसी उद्योग विशेष के सेवायोजकों या उनके संघों तथा उस देश के उस उद्योग के श्रमिकों के संघों के बीच होने वाली सौदेबाजी को राष्ट्र या संपूर्ण उद्योग के लिए सौदेबाजी कहेंगे। उदाहरण के रूप में भारत के सूती वस्त्र मिल सेवायोजकों या उनके संघों तथा उनके श्रमिकों के बीच किसी प्रकार का सामूहिक समझौता होता है तो उसी राष्ट्र या संपूर्ण उद्योग के लिए सौदेबाजी कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सौदेबाजी होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि देश में उस उद्योग विशेष के सभी संस्थाओं में वेतन तथा मजदूरी का समान स्तर स्थापित हो जाता है तथा सभी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा की समान शर्तें पाई जाती है। किंतु जो कुछ दोष भी है। राष्ट्रीय स्तर पर सौदेबाजी करने से सामान्य उपभोक्ता को हानि होती है क्योंकि इससे सभी संस्थाओं में मजदूरी बढ़ जाती है और सबको वस्तुओं के मूल्य समान गति से वृद्धि होती है। दूसरा दोष ये है कि एक संस्था में हड़ताल होने पर संपूर्ण उद्योग हड़ताल हो जाती है। अंतिम दोष ये है कि जो संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर हुए अनुबंधों के अनुसार वेतन और कार्य दशाएं उपलब्ध नहीं कर पाती है उनको बाजार से हट जाना पड़ता है। अब है सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध के क्षेत्र के संबंध में कोई स्पष्ट सीमा रेखा तय नहीं है। इसके क्षेत्र को निर्धारित करने का कोई प्रमापी नहीं है। पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर ही सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र को निर्धारित कर सकते हैं। किंतु व्यवहार में देखा गया है कि पक्षकारों के बीच सौदेबाजी का संबंध जूं परिपक्व होता जाता है त्यों त्यों सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। यही कारण है कि किसी संस्था में पहली बार सौदेबाजी समझौते के क्षेत्र में बहुत कम ही मामले होते हैं जबकि क्रमशः आगामी समझौतों में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में अनेक प्रकार के मामले विषय हो सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के सामूहिक समझौते के क्षेत्र में अनेक प्रकार के मामले विषय हो सकते हैं। आर्थर डी बटलर ने इन सभी मामलों को 4 भागों में बांटा है। पहला, श्रम संघ सुरक्षा यूनियन सिक्योरिटी के मामले, जिसमें प्रतिनिधि श्रम संघ के सदस्यों की संख्या को सुरक्षित करने के प्रयास सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए श्रम संघ के सदस्यों की सत्ता शुल्क को सीधे वेतन में से काटकर श्रम संघ को चुका देने का मामला सामूहिक सौदेबाजी के अनुबंध में हो सकता है। इसमें श्रम संघ का अस्तित्व सुरक्षित हो सकता है। कर्मचारी सुरक्षा वर्कर सिक्योरिटी के मामले, जिनमें कर्मचारी की वरिष्ठता, पदोन्नति, कार्यभार, कामबंदी या जबरन छुट्टी छटनी आदि के मामले सम्मिलित होते हैं। आर्थिक मामले, जिनमें मजदूरी भत्ते, कार्य घंटे, कार्यों के नियम, अनुपूरक लाभ, बोनस, हदी समय मजदूरी आदि सम्मिलित होते हैं। और प्रबंध की सुरक्षा मैनेजमेंट प्रोटेक्शन के मामले, जिनमें उन मामलों का उल्लेख किया जाता है जो प्रबंधकों के विशेषाधिकार के अंतर्गत आरक्षित कर दिए जाते हैं। ऐसे मामलों पर प्रबंधकों को श्रम संघों से परामर्श या विचार विमर्श किए बिना ही निर्णय करने का अधिकार होता है। के समझौतों में तो ये वाक्य जोड़ दिया जाता है कि समझौते के अधीन अनिर्धारित सभी मामलों में प्रबंधकों को निर्णय करने का पूर्ण एवं एकाकी अधिकार होगा। जहाँ ऐसा नहीं होगा वहाँ पर सामान्यतः कुछ मामलों को स्पष्ट रूप से प्रबंधकों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में नए संयंत्र के स्थान का चयन, उत्पादों की प्रकृति, संख्या एवं मात्रा, उत्पादों का मूल्य, व्यावसायिक संयोजन, लाभांश नीति, वित्तीय लेखांकन नीति आदि संबंधित मामले केवल प्रबंधकों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध में इन मामलों के अतिरिक्त भी कई अन्य महत्वपूर्ण मामले सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे अनुबंध के पक्षकारों के नाम, प्रतिनिधि श्रम संघ के निर्धारण की विधि, अनुबंध के निर्वाचन और प्रशासनिक विधि, अनुबंध के प्रवर्तन की अवधि इत्यादि। भारतीय सेवा के प्रमुख संस्थान कलकत्ता द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कलकत्ता ने सामूहिक सौदेबाजी के अनुबंध में अगलित मामलों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। पहला, अनुबंध का उद्देश्य, क्षेत्र तथा अनुबंध में प्रयुक्त शब्दावली का अर्थ, प्रबंधकों तथा श्रम संघों के अधिकार तथा दायित्व, मजदूरी, बोनस, उत्पादन मानदंड, छुट्टियां, सेवानिवृत्ति लाभ, अन्य लाभ तथा सेवा की अन्य शर्तें, परिवेदन निवारण प्रक्रिया, संभाव्य भावी विवादों के निपटारे की विधियां तथा मशीनरी तथा अनुबंध समाप्ति की दशाएं। बिहार में देखा जाता है कि अधिकांश सामूहिक सौदेबाजी के अनुबंधों में निम्नलिखित मामलों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, वेतन एवं मजदूरी, वेजेज एंड सैलरी। इसमें मजदूरी तथा वेतन की विधि, गलत कार्यों के लिए वेतन की कटौती, अच्छे कार्य के लिए वेतन वृद्धि, स्थानांतरण के समय वेतन वृद्धि, विभिन्न शिफ्टों में कार्य करने पर वेतन एवं मजदूरी के अंतर की स्थिति, ले ऑफ के समय के वेतन आदि के मामले शामिल है। कार्य घंटे, हावर्स ऑफ वर्क, कार्य प्रारंभ में अंत करने का समय, भोजन एवं आराम का समय, अवकाश आदि से संबंधित मामले इसके क्षेत्र में सम्मिलित है। हदी समय, ओवर टाइम,
अधिक समय का बराबर विभाजन, अधिक समय में अधिक लंबे समय तक कार्य करने पर भोजन आदि संबंधित मामले इस क्षेत्र में सम्मिलित है। छुट्टियां, वेकेशन, इस क्षेत्र में छुट्टियां मंजूर करने का आधार, छुट्टियों का समय तथा छुट्टियों के वेतन आदि के मामले सम्मिलित किए जाते हैं। कार्य का परमाप्त तथा समय दिन, रविवार तथा अन्य छुट्टियों के वेतन का प्रावधान। श्रम संघ के पदाधिकारियों के लिए छुट्टियां, बीमारी छुट्टियां, मातृत्व अवकाश तथा अन्य आवश्यक अवसरों में छुट्टियों के मामले, वरिष्ठता तथा योग्यता अंकन के मामले, जबरी छुट्टी तथा पुनः कार्य पर लगाने से संबंधित मामले, पदोन्नति, पदावंती, स्थानांतरण तथा सेवा मुक्ति आदि के मामले। और पंचनिर्णय, परिवाद प्रक्रिया, हड़तालें व तालाबंदी के मामले, सुरक्षा व स्वास्थ्य के मामले, लाभ भाग्यता व अन्य कोई वित्तीय व्यवस्था जैसे पेंशन, बीमा आदि के मामले, शिक्षा, मनोरंजन तथा प्रशिक्षण के मामले, कर्मचारियों की सुविधाओं से संबंधित मामले जैसे कैंटीन, विश्राम कक्ष, शिशु गृह आदि, अनुशासन तथा कारखाने के नियम संबंधी मामले और श्रम संघों के मान्यता के मामले, व्याकरण तथा वैज्ञानिक प्रबंध के मामले, आवास तथा यातायात सेवाएं आदि के मामले। एम्प्लॉयर ऑफ फेडरेशन ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 111 बड़ी व्यय संस्थाओं के 109 सामूहिक समझौतों को अध्ययन किया जिनमें विभिन्न मामलों को सम्मिलित किया गया था। ये सामूहिक समझौते मद्रास तथा बम्बई की सूती वस्त्र मिलों, कलकत्ता की जूट व इंजीनियरिंग मिलों, पश्चिमी बंगाल, मैसूर तथा तमिलनाडु के बागानों आदि उद्योगों से संबंधित थे, जिनके आधार पर उन्होंने समझौते की संख्या बताई थी किस समझौते के मामले की संख्या कितनी रही। धन्यवाद।